गुलामी आज भी मौजूद है, लेकिन ये स्लिप अप्लाई होता है औरतों पे, जिसका नाम है प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग जानेंगे ऐसे टॉपिक जो बहुत ऑकवर्ड लगता है, लोगों को सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है। लोग इसके बारे में बहुत कम डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसी के बारे में आज जानेंगे। लोग डिस्कशन करने में बहुत शर्माते हैं, लोग ये सब बात करने में सबके सामने हिचकिचाते हैं, लेकिन आज हम लोग वो टॉपिक को उठाएंगे और जानेंगे इसके बारे में और इसके पीछे का रहस्य और राज। मैंने आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने एक कोटेशन बोला। ये कोटेशन था विक्टर हुगो का। उसने क्या कहा? गुलामी आज भी मौजूद है और ये अप्लाई सिर्फ औरतों पर होता है और उसका नाम है प्रोस्टिट्यूशन। अमूमन देखा गया ये है कि उस दौर में गुलामी खत्म होने का बात चल रहा था, चारों तरफ गुलामी खत्म हो रहा था, लेकिन विक्टर हुगो ने क्या बताया कि गुलामी तो खत्म हो रहा है, एक इंसान दूसरा इंसान गुलामी से आजाद हो जा रहा है, लेकिन औरत आज भी गुलाम है। और वो गुलामी क्या? प्रोस्टिट्यूशन वाला गुलामी, वेश्यावृत्ति वाला गुलामी है, जो आज भी औरतों को गुलाम बना के रखा मर्दों का। आज पढ़ेंगे इतिहास कि ये प्रोस्टिट्यूशन का इतिहास क्या है। बहुत लोग मानते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन जिस तरह से खेती बाड़ी एक पुराना प्रोफेशन है, उसी तरीके से प्रोस्टिट्यूशन भी एक पुराना प्रोफेशन है। सच में प्रोस्टिट्यूशन कोई प्रोफेशन है और इसका मतलब क्या है और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, ये सब चीज आज हम लोग जानेंगे। ये जो प्रोस्टिट्यूशन वर्ड है, ये 1500 में इंग्लैंड पे इसे इस्तेमाल किया गया, लेकिन इससे पहले इसका डेफिनेशन क्या है ये जान लेते। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब है एक लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, आपका सामने कोई बैठे हो, इसका मतलब तो वो होता है। लेकिन प्रोस्टिट्यूशन का अगर डेफिनेशन देखे तो इसका मतलब होता है जब कोई किसी भी कारण से अपना जिस्म का सौदा करता है, चाहे पैसे के एक्सचेंज में या तो किसी भी कारण से जिस्म का सौदा करता है, उसी को प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ये जिस्म का सौदा मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, लेकिन ये ज्यादातर अप्लाई औरतों पर ही होता है। कोई भी काम अपना मनवाना या अपना काम निकालना, अपना जिस्म बेचकर अर्निंग करना हो या कुछ अपना काम निकालना हो जहाँ पर अपना जिस्म का सौदा किया जाता है, उसको प्रोस्टिट्यूशन कहा जाता है। तो ये टर्म तो 1500 में यूज हुआ, लेकिन इसका बहुत पुराना इतिहास है। ये पेशा का बहुत पुराना इतिहास है और ये इतिहास ऐसा नहीं है कि ये रोमन एम्पायर में शुरू हुआ या सुमेरियन सिविलाइजेशन में शुरू हुआ या यहाँ शुरू हुआ, यहाँ शुरू हुआ। ये तब से शुरू हुआ जब से इंसान का वजूद है और जब इंसान अपना फायदा के लिए जब दूसरा इंसान का शोषण करना शुरू किया, या एक इंसान मजबूरी में या पैसे के लालच में जब अपना जिस्म को बेचा, चाहे वो पैसे के लालच हो या अपना कोई का मतलब का काम निकालना हो जिसमें अपना जिस्म बेचकर वो काम मनवाया हो, तब से ये प्रोस्टिट्यूशन चलते हुए। ऐसा कोई एक तो शुरुआत नहीं है, कहाँ से शुरुआत हो, किसने शुरुआत किया। बस हम लोग को बहुत सारा डॉक्यूमेंट्री में ये मिलेगा कि इसने सबसे पहले लीगलाइज किया, यहाँ पर इसका रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है। उस हिसाब से आज हम लोग जानेंगे इसकी जगह पर क्या क्या रिटन रिकॉर्ड्स मिलता है और कहाँ पर किस तरह का प्रोस्टिट्यूशन होता था। तो शुरुआत हम लोग रोमन एम्पायर से करते हैं। रोमन एम्पायर के टाइम में प्रोस्टिट्यूशन कैसा था, औरतों का क्या स्टेटस था और प्रोस्टिट्यूशन कैसे किया जाता था, प्रोस्टिट्यूशन का उस दौर में कैसा लोग नजरिया से देखते, जो प्रोस्टिट्यूट होती थी उन लोगों को कैसे करके लोग देखते थे। प्रोस्टिट्यूट का सिंपल मैंने तो डिफिनेशन बता दिया, जब आदमी अपना जिस्म बेचता है, चाहे मर्द हो या औरत, खासकर अप्लाई औरतों पर होता है। और संस्कृत में ये सब को वैश्य बोला जाता है। वैश्य, कभी अगर आप लोग को इंटरेस्ट होगा, अगर आपको जानना है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन का इतिहास क्या है, उसको पर मैं वीडियो ला सकता हूँ। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं रोमन एम्पायर में प्रोस्टिट्यूशन कैसा था, लोग क्या उसे पसंद करते थे या नीचे नजर से देखते थे। जिस तरीके से आज भी लोग सेक्स करना पसंद होता है, सेक्स का जब बात आता है तो बहुत शर्मा जाती है, लोगों का सामने बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं और प्रोस्टिट्यूट लोग बहुत नीचे नजर से देखते हैं। लेकिन असल में हर एक शख्स जो सोसाइटी का जो लीडर बन के घूमता है, जो सोसाइटी का ठेकेदार बन के घूम रहा है, जिसको व्हाइट कॉलर लोग बोला जाता है, असल में वही लोग सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन में शामिल होते, वही लोग प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देते, यानी कि वही लोग औरतों का जिस्म का शोषण करते हैं और प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देते हैं। मैंने एक टॉपिक लाया जैसे पहले माय लाइफ इन सोनागाछी, तो उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें मैंने बताया कि किस तरीके से लॉयर, स्कूल, कॉलेज बॉयज, बड़ा बड़ा लीडर लोग भी प्रोस्टिट्यूशन के यहाँ जाते थे। तो इसी तरीके से हम लोग आज रोमन एम्पायर में पढ़ेंगे, उस टाइम भी ऐसा चलन होता था। लोग पसंद तो नहीं करते, लेकिन बड़ा बड़ा राजा महाराजा, बड़ा बड़ा रॉयल फैमिली लोगों का आना जाना वैश्य लोगों के पास हमेशा लगा रहता था। तो 200 BC से लेकर 250 CE तक रोमन एम्पायर में ज्यादातर ये प्रोस्टिट्यूशन देखा गया और उस वक्त ये प्रोस्टिट्यूशन लीगल था रोमन एम्पायर में। एंशिएंट रोमन का बात बोला जा रहा है। आज जैसे कि प्रोस्टिट्यूट को नीचे नजर से दिखाया, तो उस दौर में भी नीचे नजर से देखा था, क्योंकि वो औरतें अपना जिस्म बेचकर पैसा कमाती थी, मतलब अपना जिंदगी गुजारती थी अपना जिस्म बेचकर। इसलिए पैसे के बदले जो अपना जिस्म बेचती थी, इसी के लिए उन औरतों को सोसाइटी में बहुत नीचा दर्जा
दिया जाता था और नीचे नजर से देखा जाता था और एक गंदा प्रोफेशन माना जाता था। ये प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन को लीगल तो था लेकिन एक शेमफुल प्रोफेशन माना जाता था। अगर उस दौर में कैसे पहचाना जाता है कि ये औरत प्रोस्टिट्यूट है, इसका सिंपल एग्जाम्पल माना जाता है कि उस दौर में जो बहुत सारा रिटन रिकॉर्ड्स या एविडेंस मिला है उसके हिसाब से दो तरह का कपड़ा उस दौर में रोमन एम्पायर में चलता था, जिसे टोगा कहा जाता था। यार एक मेल डिजाइन टोगा होता था और एक फीमेल डिजाइन टोगा होता था। जो मेल डिजाइन टोगा होता था वही पहनती प्रोस्टिट्यूट लोग। जो प्रोस्टिट्यूट थी वो भले ही लड़की होती थी लेकिन वो मेल डिजाइन टोगा पहनती थी। क्यों मेल डिजाइन टोगा पहनती थी? इसका 2-3 कारण हिस्टोरियन लोग बताते हैं। पहला ये कि ये इसलिए पहनती थी ताकि इसे पहचाना जा सके ये प्रोस्टिट्यूट है। दूसरा ये कि ये मेली टोगा क्यों पहनती थी, पहचानने के साथ साथ इसलिए जो मेल है, जो मेन है सोसाइटी का, जो मर्द है, उन लोग का इन लोग हवस को बुझाती थी, इसलिए इन लोग मर्द का कपड़ा पहनती थी। मर्द का जो मेन टोगा है ये पहनती थी क्योंकि इन लोग मर्द का हवस को बुझाने का सामान थी, इसलिए इन लोग को मेन का कपड़ा पहनाया जाता था। या ज्यादातर प्रोस्टिट्यूट लोग ऐसा कपड़ा पहनती थी जो नेकेड होता था, जिसका थ्रू ऐसा कपड़ा पहनती थी जिसका थ्रू उन लोग का नेकेड बॉडी देखा जा सके। कुछ प्रोस्टिट्यूट नेकेड भी होती थी और कुछ प्रोस्टिट्यूट कपड़ा पहनती थी लेकिन वो कैसा कपड़ा पहनती थी, वो मेल टोगा होता था। और मेल टोगा क्यों? कि मैंने बता दिया कि मर्दों का उन लोग को, कि मर्द लोग का जो सेक्सुअल डिजायर है वो पूरा करती थी, इसलिए मेल टोगा उन लोग पहनती थी। और उस दौर में इसलिए भी प्रोस्टिट्यूशन कॉमन था क्योंकि माना जाता था जो भी मर्द सबसे ज्यादा अगर सोसाइटी में उसका रुतबा होता था, जो ज्यादा सेक्सुअल डिजायर रखता, यानी कि जो ज्यादा सेक्स के मामले में ज्यादा एक्टिव था और ज्यादा सेटिस्फाई अपना पार्टनर को करता था और जो ज्यादा लड़की लोग से रिलेशनशिप रखता था, सेक्सुअल रिलेशनशिप, ऐसे ही मर्द लोगों को सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत से, और यही असल मर्द है। तो इसलिए भी जो प्रोस्टिट्यूट होती है उसे मेल टोगा पहनाया जाता था। अभी हम लोग जानते हैं ब्रॉथल्स क्या है। ब्रॉथल्स वो जगह जहाँ पर प्रोस्टिट्यूट लोग अपना बिजनेस करती थी, मतलब काम करती थी, या वैश्यालय। और रोमन एम्पायर में वैश्यालय ऐसा नहीं था कि सिर्फ वहाँ जाइए और सेक्स करिए, ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक बड़ा हॉल होता था जहाँ पर लोग जाके, नाइट क्लब होता ना, कैसे कि जो कि उधर बियर पी रहे, वहाँ पर रिलैक्स कर रहे, हर कोई उधर सेक्स करने नहीं जाता था, लेकिन वहाँ पर जाके आदमी रिलैक्स भी करता, नाच गाना भी देखता था, शराब भी पीता था। और ये सब का साथ साथ जो लोग सेक्स करने जाता वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट भी अवेलेबल हुआ करती थी। अगर आप एंशिएंट रोमन एम्पायर का बहुत सारा बिल्डिंग्स देखिएगा जो ब्रॉथल्स है, खासकर पॉम्पे में, वहाँ जाइएगा तो जो ब्रॉथल्स है उसका दीवार पे कुछ लिखा हुआ था। जब उसे डिस्क्राइब किया, उसे पढ़ा गया तो वो समझ लीजिए कि आज का जो होता है ना कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं उसका फीडबैक देते हैं, या कोई भी रेस्टोरेंट में जाते, कोई भी क्लब में जाते तो हम लोग उसको फीडबैक देते हैं कैसा रहा वहाँ का सर्विस। तो उसी तरीका से जो ब्रॉथल्स में जो भी कस्टमर आता था, जो भी क्लाइंट आता था, वो भी दीवार पे जो भी प्रोस्टिट्यूट के साथ वो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था उसके बारे में लिखता था। वो क्या सेक्सुअली फिट है कि नहीं है, वो किस तरीका का सर्विस प्रोवाइड करती है, उसे सेक्स कर मजा आया कि नहीं आया, किस किस पोजीशन पे उन लोग ने सेक्स किया, ये सब पूरा बात लिखा हुआ होता था। और वो ज्यादा आपको सेटिस्फाई पहुंचा रही है, आपका साथ खेल रही है कि नहीं, आपको कंफर्ट पहुंचा रही है कि नहीं है। जिस तरीका से होता है ना कि एक वाइफ जो आपको सेटिस्फेक्शन देती है, आपको देखकर उसको अच्छा लगता है, ऐसा सेटिस्फेक्शन आपको उसका साथ मिल रहा है कि नहीं है, आप उसका साथ रहने पे आप मेंटली फिट है कि नहीं है, आपको जो सेक्सुअल डिजायर वो पूरा हो रहा है कि नहीं है। मतलब अलग अलग तरह का उस टाइम का जो क्लाइंट होता था वो भी अपना सर्विस का फीडबैक देता था कि ये प्रोस्टिट्यूट कितना मुझे अच्छी लगी। अगर वॉल को पढ़िए, खासकर इटाली जाते हैं और पॉम्पे में खासकर अगर आप जाते तो उधर का वॉल जो है, पॉम्पे तो आज समझ लीजिए कि एक शहर था, वहाँ पर एक लावा फटा था जिसका वजह से वो शहर पूरा बहुत दिन तक पूरा दुनिया नजर से ओझल हो गया था। लेकिन जब बाद में उसे जमीन के अंदर से जब उसे खुद खाद के निकाला गया तो पता चला कि एक रोमन शहर था पॉम्पे। और भी बहुत सारा रोमन शहर है, अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको बहुत सारा न्यूड स्कल्पचर और बहुत सारा फोटो आपको मिलेगा, पिक्चर्स मिले, जिससे पता चलेगा वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन कितना कॉमन था। तो दीवार पे जो क्लाइंट होता था वही इसलिए फीडबैक नहीं लिखता था, जो प्रोस्टिट्यूट होती थी वो भी फीडबैक लिखती थी आपको जाकर कहाँ पर, दीवार पे, कि ये जो क्लाइंट है ये कितना सेक्सुअली फिट है कि नहीं है, ये सेक्स का मामला में कितना, जो होता है ना कि रंगीला इंसान को ही सबसे ज्यादा सोसाइटी में मर्द माना जाता था। जो ज्यादा औरतों के साथ सेक्स करते वही सबसे ज्यादा सोसाइटी में मर्द माना, तो लोग उसे मर्द कहते थे। तो ये मानना कि वो सेक्स में कितना अच्छा है कि नहीं है, सेक्स के बाद वो पैसा देता है कि नहीं देता है। मतलब जो प्रोस्टिट्यूट होती थी वो भी जो अपना कस्टमर है उसका भी फीडबैक देती थी, ताकि अगर मान ले वो क्लाइंट अगर सही नहीं है तो दूसरा भी प्रोस्टिट्यूट जान सके कि ये क्लाइंट सही नहीं है, इसका साथ मुझे कोई काम करना नहीं, इसे सर्विस प्रोवाइड नहीं करना। और अगर कोई क्लाइंट अच्छा है तो उसे क्या क्या चीज पसंद है, तो पहले से अगर उसे पता रहेगा ये क्लाइंट ज्यादा पैसा देगा और आपको ऐसा सेटिस्फेक्शन देते, तो वो प्रोस्टिट्यूट जो पहले से ही वैसे तैयार होकर रहेगी और अपना क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन देगी और ज्यादा पैसा कमाएगी। तो ये दोनों तरफ होता है, क्लाइंट भी लिखता था और आपका जाकर प्रोस्टिट्यूट भी दीवार पे लिखती, तो वहाँ का ब्रॉथल्स पे आज भी लिखा हुआ मिलेगा। और पॉम्पे में जो ब्रॉथल है उसको लुपनर कहा जाता था, और ये जो लिखा है इसको ग्रेफ्टी कहा जाता था। और आज भी ये लुपनर अच्छे खासे कंडीशन में मौजूद है, जो आप देख सकते हैं जब आप जाइए पॉम्पे में। देखिए उस टाइम में लुपनर ब्रॉथल्स को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है, लेकिन असल में लुपनर का मतलब होता है उल्फ डेन, भेड़िया का खंडर, भेड़िया का घर। और रोमन एम्पायर में प्रोस्टिट्यूट किसे कहा जाता था? बहुत सारा प्रोस्टिट्यूट जानबूझ के काम में नहीं आती, बहुत कोई मजबूरी में आती थी और बहुत कोई जानबूझ कर भी आपको
जगह प्रोस्टिट्यूशन का लाइन चुनती थी क्योंकि उसमें अच्छा खासा पैसा था। तो बहुत किसी को आपका जाकर फोर्सफुली ये धंधा में लाया जाता था और बहुत कोई जानबूझ के भी थे क्योंकि इसमें आसानी से पैसा कमाया जा सकता था। ज्यादातर जो प्रोस्टिट्यूट होती वो स्लेव्स होती थी, यानी कि गुलाम होती थी, और कुछ कुछ एक स्लेव्स होती थी, यानी कि पहले तो गुलाम होती थी लेकिन अब वो आजाद हो चुकी थी। लेकिन उन लोग को नौकरी नहीं मिलने के कारण उन लोग को मजबूरी में ये लाइन चूज करने पड़ा क्योंकि उन लोगों के पास अपना जिंदगी गुजारने कोई और जरिया नहीं था, तो उन्हें कोई नौकरी नहीं देता था। इन लेकिन मजबूरी में आकर लोग प्रोस्टिट्यूशन का लाइन ज्वाइन कर लेती थी। और कुछ औरतें ऐसे भी थी जो प्रोफेशनली स्लेव और सिर्फ यही काम करती थी, जिसको कोई एक स्लेव्स नहीं थी, जो खास कर पैसा कमाने के लिए लाइन में आती थी क्योंकि इसमें पैसा बहुत आसानी से कमाया जा सकता है। तो जो प्रोस्टिट्यूट थी उस दौर में उसका भी हायरार्की था। बता देता हूँ कि पहला जो हायरार्की था, जो सबसे ऊंचा लेवल में जो प्रोस्टिट्यूट आती थी वो थी मेरिट्रिसेस। मेरिट्रिसेस उस दौर में रजिस्टर्ड फीमेल प्रोस्टिट्यूट को कहा जाता था। वो फीमेल प्रोस्टिट्यूट जो अपना नाम को रजिस्टर्ड कटाती थी, उस दौर में बाकायदा एक मिनिस्ट्री था, एक डिपार्टमेंट था जो क्या करता था, प्रोस्टिट्यूशन को डील करता था, प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस को देखता था। तो जो पहला दर्जा का जो आपका जाकर जो प्रोस्टिट्यूट हो जिसे मेरिट्रिसेस कहा जाता था, ये लोग अपना नाम को रजिस्टर्ड करवाती थी, जिनका प्रोफेशन ही था सेक्स करना, जो अपना जिस्म बेचती थी, यही उनका मेन प्रोफेशन था। और बहुत सारा अनरजिस्टर्ड या कैजुअल प्रोस्टिट्यूट भी थी। ज्यादातर आपको जो प्रोस्टिट्यूट वो अनरजिस्टर्ड या कैजुअल प्रोस्टिट्यूट होती थी। जो मेरिट्रिसेस होती थी उन लोग को इंपीरियल टैक्स भी पे करना, मतलब इन लोगों पर गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स भी था क्योंकि उन लोग सर्विस देती थी। तो जिस तरीके से आप भी अगर कोई बिजनेस करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन था, प्रोफेशनल टैक्स लगता है ना, कि प्रोफेशनल टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, उसी तरीके से ये जो मेरिट्रिसेस थी, यानी कि जो उसका प्रोफेशन ही था प्रोस्टिट्यूशन करना, तो उन लोग को गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ता था, इंपीरियल टैक्स। लेकिन ये टैक्स देने के बाद भी सोसाइटी में उन लोग को बहुत सारा सिविक्स राइट नहीं मिलता था। तो जो फ्री बॉर्न रोमन मेन होते थे उन लोग कभी भी ऐसे मेरिट्रिसेस से शादी नहीं करते थे। लेकिन कुछ मेरिट्रिसेस ऐसे है, यानी कि कुछ प्रोस्टिट्यूट ऐसे भी देखने को मिला है जो दिखने में बहुत सुंदर है, जिसने बहुत अपना क्लाइंट को खुश करके मतलब जिस्म बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाया और बहुत ऊंचा पोजीशन तक पहुंची। ऐसा भी रोमन एम्पायर में कुछ मेरिट्रिसेस देखने को मिलता है। ज्यादा जो प्रोस्टिट्यूट ऐसा नहीं कि सब प्रोस्टिट्यूट स्लेव्स थी, बहुत कोई फ्री वुमेन भी थी, और जो स्लेव्स प्रोस्टिट्यूट थी जिसका मालिक उसे वैसे वृत्ति में लगाता था, तो ऐसा प्रोस्टिट्यूट का कोई भी इनकम नहीं होता था। वो जो भी काम करती थी, जो भी मतलब अर्निंग करती थी, वो सब उसका मालिक का पास चले जाता था और मालिक उसे कुछ थोड़ा बहुत बेनिफिट पहुंचा देता था। असल में सबसे बुरा हालत यही प्रोस्टिट्यूट लोग थे, यानी कि जो सेक्स प्रोस्टिट्यूट थे, क्योंकि इन लोगों का कोई इनकम नहीं था और मालिक जब मर्जी आता था इन लोगों का इतना भी बुरा व्यवहार करता था, इनका कोई सुनने वाला नहीं होता था और इन्हें पैसा भी नहीं मिलता था। पूरा बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट किसको होता था? उसका मालिक को होता था। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल प्रोस्टिट्यूट ही देखने को मिलता है, कुछ कुछ जगह पर मेल प्रोस्टिट्यूशन का भी एविडेंस हमें रोमन एम्पायर में मिलता है कि मेल भी प्रोस्टिट्यूशन किया करते थे। सेम सेक्स सेक्सुअल रिलेशनशिप भी करना ये भी अलाउ था पता रोमन एम्पायर में, इसका भी डॉक्यूमेंट हमें मिलता है। प्रोस्टिट्यूशन का इकोनॉमी पे क्या असर था उस टाइम में रोमन एम्पायर में, प्रोस्टिट्यूशन लोग का इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होता था? एक ऑफिस था जिसका नाम था एडाइल, जो पर्टिकुलर यही काम के लिए एक ऑफिस बनाया गया था जिसे एडाइल कहा जाता था, जिसका काम था प्रोस्टिट्यूशन को रेगुलेट करना। एंशिएंट रोमन में ये ऑफिस का काम था सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन को रेगुलेट करना। और वो औरत जो ऐसे मेरिट्रिसेस थी जिसका प्रोफेशन था प्रोस्टिट्यूशन करना, ऐसे औरत लोग को इन लोग ट्रेड लाइसेंस, तो ट्रेड लाइसेंस बांटा करते थे, उन लोगों को बिजनेस का लाइसेंस बांटा करते थे, जिसे लाइसेंटिया स्टुपरी कहा जाता था। जब उन लोगों को लाइसेंस मिल जाता है कि आप प्रोस्टिट्यूट है और रजिस्टर में नाम आ जाता था कि फला नाम का औरत प्रोस्टिट्यूट है, उसका बिजनेस है, प्रोफेशन है उसका प्रोस्टिट्यूशन, तो उसका नाम कभी भी वो रजिस्टर से नहीं हटता था। इसमें उसका नाम, उसका कितना रेट है, ये सब लिखा हुआ होता था। और एक मरतबा एडाइल्स में यानी कि रजिस्टर उसमें नाम आने के बाद उसका नाम कभी भी उसे हटाया नहीं जाता था, यानी कि उसका एक धब्बा लग जाता था प्रोस्टिट्यूट का उसके माथे पर, जब एक मरतबा उस खाता में अगर उसका नाम चढ़ गया। तो सेलिगुला माना जाता है कि पहला रोमन एम्पायर था जिसने सेक्स टैक्स को प्रोस्टिट्यूट के ऊपर लागू किया था, और इसलिए प्रोस्टिट्यूट के ऊपर जो ये सर्विस लेते थे उन लोग को भी टैक्स पे करना पड़ता था। यानी कि आज जो हम लोग सर्विस टैक्स होता है ना, अभी तो सर्विस टैक्स का जगह जीएसटी आ चुका है, तो पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, कोई भी सर्विस हम लोग लेते थे तो हमें सर्विस टैक्स देना पड़ता। उसी तरीके से कोई अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था प्रोस्टिट्यूट के साथ, वो ऐसे लोगों को भी सर्विस टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता था। ऐसा पैसा को डर्टी मनी भी कहा जाता था। बहुत जगह ये पैसा को इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन सरकार का ट्रेजरी में ये अच्छा खासा बेनिफिट पहुंचाता था और सरकार का ट्रेजरी से बहुत ज्यादा भरता भी था। फिर एक एम्पायर आया अलेक्जेंडर सेवेरियस, ये क्या करता था, ये पैसा को हर जगह नहीं लगाता क्योंकि बहुत कोई ये पैसा को पसंद नहीं करते थे। ये सिर्फ क्या करता था, उस दौर में जो पब्लिक बिल्डिंग होता था उसको बनाने के लिए ये पैसा रख देता था। ये टैक्स को एबॉलिश करने वाला रोमन एम्पायर का नाम है थियोडोसियस। इसने 14th सेंचुरी में ये सेक्स टैक्स को एबॉलिश कर दिया। जाने से पहले एक लास्ट आपको जाके बता देता हूँ, एक सोलो नाम का एक आदमी था जो एक एथेनियन लेजिस्लेटर था। पहले ग्रीस में एक स्टेट एथेंस, वहाँ का एक लेजिस्लेटर यानी कि नेता था। इसने माना जाता है कि सबसे पहले लीगलाइज किया था प्रोस्टिट्यूशन इन द ईयर 1594 बीसी में। तो इसने क्या किया था, शादी को बचाने के लिए पहला ये कि शादी को बचाए रखे, लड़की लोग का इज्जत बचा हुआ रहे और एडल्ट्री ना फैले सोसाइटी में,
इसके लिए पहला कारण था ये कानून लाने का, प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने का, और दूसरा कारण था कि जो मर्द को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना है या सेक्सुअल डिजायर जिसको अपना वाइफ से पूरा नहीं हो रहा, वो अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा कर, जिसके लिए ये लीगलाइज किया गया प्रोस्टिट्यूशन को। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे कि बाइबल में या और दूसरे सभ्यता में हमें क्या प्रोस्टिट्यूशन के बारे में क्या हिस्ट्री जानने को मिलता है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये भी हिस्ट्री ऑफ एशियन प्रोस्टिट्यूशन का ही दूसरा पार्ट होगा, फिर मेडिवल प्रोस्टिट्यूशन पर एक पार्ट लेकर आऊंगा, फिर मॉडर्न डे प्रोस्टिट्यूशन का और भी एक पार्ट लेकर आऊंगा। फिर आप लोग को अगर ये सीरीज अच्छा लगा तो इंडियन प्रोस्टिट्यूशन का पर भी एक पार्ट लेकर आऊंगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ते हैं कि किस सभ्यता में क्या है, फिर हम लोग मेडिवल पढ़ेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।